हेलो दोस्तों, आप सभी का एनएक्स कोचिंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। मैं आपका दोस्त, आपका भाई चंदन मोशक। इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं ब्लैक होल का, नक्षत्र का, तारामंडल का और ध्रुव तारा का। तो आइए इस वीडियो को करते हैं शुरुआत, और मैं विश्वास दिलाता हूं कि इस वीडियो में बताया गया प्रत्येक बात आप लोगों को बढ़िया से समझ में आएगा। तो आइए ब्लैक होल की सबसे पहले बात कर लेते हैं। ब्लैक होल की बात ऐसे हम इसके पहले पिछला वीडियो जिसमें हम तारों का निर्माण और मृत्यु यानी जन्म और मृत्यु बताए थे, उसमें हम बताए थे ब्लैक होल होता क्या है। देखिए, ब्लैक होल जो है वो अंतरिक्ष में वह स्थान है जहाँ की डेंसिटी बहुत ज़्यादा होता है, और ज़्यादा डेंसिटी होने की वजह से वहाँ का गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र बहुत ज़्यादा हो जाता है, और गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र बहुत ज़्यादा, गुरुत्वाकर्षण बल यानी गुरुत्वाकर्षण बल ज़्यादा हो जाने के कारण उसमें एक गुण आ जाता है, और वो गुण है केवल माने लेने का, देने का नहीं। अर्थात ब्लैक होल केवल अपनी तरफ वस्तुओं को आने देता है, प्रकाश को आने देता है, कोई भी चीज़ को आने देता है, परंतु जाने नहीं देता है। क्लियर? तो याद रखिएगा कि अंतरिक्ष में स्थित वह स्थान, अंतरिक्ष में स्थित वह स्थान जहां का घनत्व उच्च हो। अंतरिक्ष में स्थित वह स्थान जहां का घनत्व क्या हो, उच्च हो, उसे क्या कहते हैं? तो उसे ही कहते हैं ब्लैक होल। क्लियर? अब ब्लैक होल समझिएगा ऐसे, जैसे होता क्या है कि छोटे छोटे कण जो होते हैं इस प्रकार से फैले होते हैं। एक अब आपको समझाते हैं कि उसकी डेंसिटी क्यों ज़्यादा होता है। उसकी डेंसिटी ज़्यादा होता है, उसको ऐसे समझिएगा, जैसे एक मेला लगा हुआ है, ठीक है, ये मान ली कि स्पेस है, ये मेला लगा हुआ है। ये मेला में क्या एक ही गांव के लोग आएंगे? नहीं। तो क्या होता है कि बहुत दूर दूर से लोग जो है मेला देखने आते हैं, है कि नहीं? बहुत दूर दूर से क्या होते हैं? मेला देखने आते हैं। क्लियर? बस में आ रहा है सबको? ये बहुत दूर दूर से लोग जो हैं वो क्या कर रहे हैं? मेला देखने आ रहे हैं। ये सब अलग अलग गांव हैं, और ये सारे के सारे क्या हैं? इसके अंदर यानी इस स्पेस में जहां पर मेला लगा हुआ है उस स्पेस पे आते हैं। इसका मतलब है कि जो लोग बहुत जगहों पर यानी बहुत बड़े क्षेत्र में फैले हुए थे, वो छोटे क्षेत्र में आ रहे हैं, छोटे क्षेत्र में आ रहे हैं। अगर वो छोटे क्षेत्र में आ जाएंगे तो क्या उनके आसपास की जो जगह है, माने उनके पास माने उसके जो सघनता है वो बढ़ जाएगी कि घट जाएगी? तो उसकी सघनता क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, है कि नहीं? अब यहाँ पर दूर दूर थे और ये नज़दीक नज़दीक हो गए। तो एक सिंपल सा सवाल है, जब ये बाहर थे, है ना, जब ये मेला के क्षेत्र के बाहर थे लोग, तब इसकी डेंसिटी क्या था? डेंसिटी कम था। किसके अपेक्षा? इसके अपेक्षा। ये अंदर है, और अंदर की जो डेंसिटी है वो घनत्व जो है वो क्या है? ज़्यादा है बाहर के अपेक्षा। क्लियर? बाहर के अपेक्षा। अब सोच के देखिए कि यहाँ पर एक घटना घट जाए, या कोई भगवान का दर्शन करना हो और वो सारे लोगों को दर्शन करना हो, तो क्या होगा कि ये जो है इतना ही स्पेस में जगह है जहां पर इसका दर्शन किया सकता है। तो ये सारे के सारे लोग उठ करके क्या हो जाते हैं? ये चले आते हैं यहां पर, ठीक है, और यहां पर चले आते हैं। ये सारा का सारा इस प्रकार से ये इसमें और सघन हो जाते हैं, क्योंकि स्पेस क्या हो गया? छोटा हो गया, और इसके अंदर लोगों की संख्या क्या हो गया? ज़्यादा हो गया। तो हम कह सकते हैं कि इसके अंदर जो डेंसिटी है वो क्या हो गया? ज़्यादा हो गया। इसके अंदर क्या हो गया? डेंसिटी क्या हो गया? ज़्यादा हो गया। ये बात समझ में आया भाई? देख रहे हैं, यहाँ पर डेंसिटी उच्च हो गया, यहाँ पर डेंसिटी क्या हो गया? उच्च हो गया। ऐसा ही कुछ खेला चलता है कहाँ पर? अंतरिक्ष में। ऐसा ही कुछ खेला चलता है अंतरिक्ष में, ठीक है। तो हम आपको बताएं कि अंतरिक्ष में स्थित वह स्थान जहाँ की डेंसिटी बहुत ज़्यादा हो। डेंसिटी को समझाने के लिए हम यही समझाएं कि लोग क्या होते हैं? अलग अलग गांव में बसे होते हैं, अलग अलग गांव में रहते हैं। मेला होता है तो एक निश्चित इलाका में, एक निश्चित क्षेत्र पर चले जाते हैं, अर्थात उतना सारा स्पेस में फैला हुआ लोग एक छोटा सा क्षेत्र में आ जाते हैं। और छोटा सा क्षेत्र में भी अगर देखते हैं कि कुछ भगवान का दर्शन करना हो, कोई घटना घट गया, तो सारे लोग एक जगह हो जाते हैं। तो वहाँ से कम स्पेस में वो सारे लोग आ जाते हैं।
इसके वजह से डेंसिटी बहुत ज़्यादा हो जाता है। डेंसिटी क्या होता है? बहुत ज़्यादा होता है। तो डेंसिटी का मतलब सीधा सा बात, एक एग्जाम्पल और समझाते हैं आप लोगों को। जैसे ये देखिए, इसके अंदर ये आयतन है, क्लियर, इसमें सामान रखाएगा, इसका आयतन ये है। अब क्या है कि इसमें मैं कागज को ठूस ठूस के भर दूं, ठूस ठूस को भर दूं, इसको ठूस ठूस के भर दिया, तो जितना आयतन में कागज को भरे, कागज का कुछ द्रव्यमान होगा, भर दिए। अब क्या करते हैं कि पहली स्थिति इसको रख देते हैं और फिर हम लोग रख करके अब दूसरा स्थिति में देखते हैं। अब इसको में से क्या करते हैं कि कागज एगो में तो कागज भर दिए, अब दूसरा में क्या करते हैं, लोहा भर देते हैं। क्या कर देते हैं? लोहा। जितना माने जितना कागज ठूस ठूस के भरे थे उतना ही लोहा भर देते हैं। अब आप ही लोग बताइए, एक हमारे पास क्या है, कागज वाला है और एक लोहा वाला है। दोनों के लिए आयतन सेम है क्योंकि ऐसा ही डिब्बा दोनों है, लेकिन एक वो कागज वाला है और एक वो लोहा वाला है। तो जो लोहा वाला है उसमें आयतन कम उतना ही है परंतु उसमें द्रव्यमान ज़्यादा है, और कागज वाला में आयतन उतने ही है परंतु द्रव्यमान कम है। इसलिए कह सकते हैं कि जो लोहा वाला है उसकी डेंसिटी ज़्यादा है जबकि इसकी डेंसिटी कम है। तो आपको समझ में आया होगा कि जो अंतरिक्ष में स्थित वह स्थान जहाँ का घनत्व उच्च होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, ब्लैक होल कहते हैं। एक्चुअली में होता क्या है कि जैसे कोई स्टार है, कोई क्या है, स्टार है, तो स्टार जो होती है जब सूर्य से बड़ा होता है, जैसे आपको बताया था सूर्य से 1.44, सूर्य के द्रव्यमान से अगर 1.44 से ऊपर होता है, गुना से ऊपर होता है, जिसको हम लोग चंद्रशेखर सीमा कहते हैं, तो चंद्रशेखर सीमा से होता है ऊपर, तो वो क्या होता है कि रक्त दामन में सुपर नोवा विस्फोट होता है और उसके बाद वो न्यूट्रॉन तारा बनता है, और न्यूट्रॉन तारा बनने के बाद वो क्या होता है, ब्लैक होल में समा जाता है या ब्लैक होल बन जाता है। तो ब्लैक होल में क्या होता है, जैसे ये स्टार का ये आकार है, तो ये सारा संकुचित होकर के एक जगह एक कम से कम आयतन में चलाता है, सब। अब सोच के देखिए, एक बहुत बड़ा सा इलाका, अगर बहुत बड़ा पिंड एकदम सिमटते छोटा हो जाए, सिमटते क्या हो जाए, छोटा हो जाए, एकदम संकुचित हो जाए, एक छोटा रूप धारण कर ले, तो हम कह सकते हैं ना कि वो क्या किया, बहुत बड़ा द्रव्यमान को बहुत कम आयतन में क्या कर लिया, अपने आप को समेट लिया, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये क्या है, एक ब्लैक होल है। और ब्लैक होल जो है वो छोटा हो सकता है, छोटा कहने का मतलब बहुत छोटा हो सकता है ब्लैक होल, लेकिन उसका द्रव्यमान बहुत ज़्यादा हो सकता है, क्लियर। तो इतना याद रखिए कि ब्लैक होल क्या होता है, तो वो ब्लैक होल जो है, और ब्लैक होल क्या करती है, अपनी आसपास की जो पिंड होती है उसको अपनी ओर टान लेती है, क्योंकि इसका डेंसिटी ज़्यादा होने के कारण इसका गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र भी क्या होता है, ज़्यादा होता है। याद रखिएगा, गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र अत्यधिक होती है, इसका लिख देते हैं यहाँ पर, है कि नहीं, इसका गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र क्या होती है, अत्यधिक होती है। ध्यान रखिएगा, ये ब्लैक होल, क्या भाई, ब्लैक होल केवल लेना जानती है, देना नहीं जानती। ये बात समझ में आया? ब्लैक होल जो है वो केवल लेना जानती है, देना नहीं जानती, अर्थात ब्लैक होल पर जाने वाला कोई भी चीज लौट के नहीं आता है, यहां तक कि प्रकाश भी, ध्यान रखिएगा, प्रकाश के किरणें भी, प्रकाश भी ब्लैक होल से लौट नहीं सकती है, याद रखिएगा, ब्लैक होल से लौट नहीं सकती है। मेरे प्यारे बच्चों, ब्लैक होल केवल लेना जानती है, देना नहीं जानती, अर्थात यहां से सोच के देखिए, प्रकाश भी अगर जाता है तो ब्लैक होल पर जाकर के सट जाता है, और ब्लैक होल उस प्रकाश को प्रवर्तित भी होने नहीं देता, उसको लौटने भी नहीं देता, क्लियर। और ब्लैक होल को
हम लोग दूरबीन के सहायता से भी देख नहीं सकते। याद रखिएगा, ब्लैक होल को दूरबीन की सहायता से भी नहीं देखा जा सकता है, ध्यान रखिएगा, ब्लैक होल को दूरबीन की सहायता से भी देखा नहीं जा सकता है। अब सवाल है कि इसको पता कैसे किया गया? तो प्रकाश के किरणों के पथ में विचलन के आधार पर पता किया गया कि ब्लैक होल क्या है। जैसे मान लीजिए कि यहां पर ब्लैक होल है, यहां पर क्या है? ब्लैक होल है, और यहां से किरणें ऐसे जा रही है, तो यहीं पर जा रही है, इसके बाद नहीं जा रही है, तो इसका मतलब है कि बीच में क्या है? ब्लैक होल है। बीच में क्या है? ब्लैक होल है। तो याद रखिएगा कि प्रकाश की किरणों के पथ में विचलन के आधार पर इसका पता लगाया जाता है, इसका पता लगाया जाता है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है ये सारा बात। ब्लैक होल क्या होता है? याद रखिएगा, ब्लैक होल की संकल्पना सबसे पहले, ब्लैक होल को सबसे पहले उसका जो सिद्धांत है, या हम कह सकते हैं कि ब्लैक होल की जो कॉन्सेप्ट है वो सबसे पहले कौन दिया था? तो ये दिया था जॉन व्हीलर। ठीक है, जॉन व्हीलर ने ब्लैक होल की जो संकल्पना है उसका प्रतिपादन किया था। कौन? जॉन व्हीलर। लेकिन याद रखिएगा यहाँ पर चंद्रशेखर, ठीक है, चंद्रशेखर का भी नाम याद रखिएगा, जो भारतवंशी वैज्ञानिक है, भूगोलवेत्ता है। इन्होंने ही क्या दिया था? चंद्रशेखर सीमा। तो इन्होंने भी बात ब्लैक होल का भी, देखो यहाँ पर सवाल पूछा है, पीसीएस लेवल में पूछा हुआ है कि बताइए कि ब्लैक होल का जो सिद्धांत है वो किसने दिया? तो यहाँ पर जॉन व्हीलर है ही नहीं, तो जॉन व्हीलर नहीं है, तो यहाँ का आंसर क्या हो जाएगा? चंद्रशेखर हो जाएगा। क्लियर? तो हमें लगता है कि आप लोग को ब्लैक होल से इतना से ज़्यादा सवाल नहीं पूछ सकता है। ये पूछता है कि बताइए कि इसमें केवल लेने का गुण होता है, देने का गुण नहीं होता है, इसका मूल कारण क्या है? तो इसका उच्च घनत्व। क्लियर? ब्लैक होल की संकल्पना कौन दिया? ब्लैक होल को क्या दूरबीन से देखा जा सकता है? नहीं देखा जा सकता। तो इतना बात आप लोगों को ध्यान में रखना है। तो अब देख लेते हैं नक्षत्र और तारामंडल को। तो आइए देखिए, नक्षत्र और तारामंडल को समझने के लिए देखिए, नक्षत्र भी और तारामंडल ये दोनों क्या है? तो तारों के द्वारा बनने वाली एक निश्चित आकृति को ही क्या कहते हैं? नक्षत्र कहते हैं, और तारामंडल भी कहते हैं। क्लियर? तो और ये दोनों से सवाल भी आता है, तो आइए इसको देखते हैं। देखिए, आप लोगों को बता दूं कि ये हमारा क्या है बच्चों? ये सबसे पहले तो ब्लैक होल है, और ब्लैक होल के बाद ये हमारी क्या है भाई? गैलेक्सी है ना, गैलेक्सी है। गैलेक्सी का मतलब समझते हैं ना आप लोग? गैलेक्सी का मतलब आकाशगंगा है, हमारी मंदाकिनी में बताए थे कि सूरज जो है वो मिडिल वाला में है। यहाँ पर क्या है? सूरज है। क्लियर? यहाँ पर जो है वो क्या है? सूरज है। तो जो सूरज है वो युवा अवस्था में है। अब इसके बाद बहुत सारे जो तारे हैं वो इस प्रकार से इसके आसपास हैं। तो कुछ तारे इसके नज़दीक हैं और कुछ तारे इसके दूर हैं। ठीक है, कुछ तारे जो हैं इसके नज़दीक हैं और कुछ तारे इसके दूर हैं। ठीक है, जैसे देखो ये सूरज है, ये सन है, तो ये सब जो तारे हैं ये क्या हैं? ये तारे, और ऐसा तारा सगरों मिलते रहेगा ना भाई, इसको यहाँ तक क्या मिलता है? तारा मिलता है। तो ध्यान रखिएगा, क्योंकि सूरज को भी 22.5 करोड़ वर्ष लग जाता है आकाशगंगा का एक चक्कर लगाने में, जिसको हम लोग ब्रह्मांड वर्ष कहते हैं। 22.5 से 25 करोड़ वर्ष। क्लियर? 22.5 से 25 करोड़ वर्ष। तो अब बताइए कि यहाँ पर सूरज जो है, ये सूरज, और सूरज में ही क्या है? सौर तंत्र है, उसमें पृथ्वी है, उसमें क्या है? पृथ्वी है। तो सूरज क्या करती है ना, सूरज से माने पृथ्वी से दूर जो तारों का समूह है, सूरज माने सीधा सौर मंडल से कह लो, सूरज से जो दूर के तारे हैं उन तारों के द्वारा जो एक निश्चित आकृति बनाई जाती है उसको हम लोग कहते हैं नक्षत्र।
क्या कहते हैं? नक्षत्र, जिसमें हथिया आता है, निर्विषा आता है, रोहिणी आता है, ये सब क्या है? नक्षत्र हैं। क्लियर? जो क्या है? सूरज से दूर स्थित, सूरज से दूर स्थित तारों के द्वारा एक निश्चित आकृति बनाई जाती है, उसी को कहते हैं नक्षत्र। अब दूसरा यह है कि सूरज से नजदीक वाले जो तारे हैं, सूरज से जो नजदीक वाले तारे हैं, उन तारों के द्वारा जो सुंदर आकृति बनाई जाती है, जो आसमान में स्पष्ट दिखाई देती है, उसको हम लोग कहते हैं तारामंडल। क्लियर? क्या कहते हैं? तारामंडल। तो ये दोनों बात आप लोग बढ़िया से ध्यान रखिएगा। क्या क्या? देखिए, सूर्य से दूर स्थित तारों के द्वारा बनाए गए एक निश्चित आकृति, एक निश्चित आकृति को क्या कहते हैं? नक्षत्र कहते हैं, है ना? क्या कहते हैं? नक्षत्र। और देखिए, नक्षत्र जो है वो अब मैंने एक संयोग होता है कि कुछ तारों का एक फिगर बन जाता है, एक आकृति बन जाता है, उसका कुछ नाम दे दिया गया है, उसको नक्षत्र कहते हैं। और देखते कभी कभी आपका गांव मोहल्ला में होते रहता है कि कोई बच्चा बड़ा हटपट्टी करता है, तो कहता है ना कि का रे बाबू तू कौन नक्षत्र में जन्म नहीं हल रे, तू एकदम डिंगर दमाही कर रहे रे, है कि नहीं? तो इस प्रकार की बातें होता है। तो सूर्य, ध्यान रखिएगा, सूर्य से दूर स्थित तारों के द्वारा बनाए गए एक निश्चित आकृति को ही क्या कहते हैं? नक्षत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? नक्षत्र। और याद रखिएगा, कुल नक्षत्रों की संख्या कितने हैं? कुल नक्षत्रों की संख्या, ये भी सवाल पूछता है कि कुल नक्षत्रों की संख्या कितना है। तो कुल नक्षत्रों की संख्या जो है वो कितना है भाई? तो 27 है। क्या है? 27। यहाँ पर देखो, हम इसको मैंने एक खगोलकी में पढ़ रहे हैं और दूसरा इसको ज्योतिषी में पढ़ा जाता है, ज्योतिषी में, नक्षत्र में, जिसका भी बताया कि एक बच्चा है उसको बोला जा रहा है कि कौन सा नक्षत्र में, तो वहाँ पर अलग चीज़ है। हम लोग को परीक्षा की दृष्टि से पढ़ना है बस। एक और है अभिजीत, ठीक है? अभिजीत नाम का एक नक्षत्र का खोज जो है, खोज की बात जो है वो कौन कर रहे हैं? तो भारत के ऋषि मुनि कर रहे हैं। कौन कर रहे हैं? ऋषि मुनि, ठीक है ना? वो कह रहे हैं कि एक नक्षत्र और है जिसका नाम क्या है? अभिजीत, ठीक है? जिसका नाम क्या है? अभिजीत। और ये जो है भारत के लोगों, यानी भारत के जो ऋषि मुनि हैं, वो कह रहे हैं कि 27वां के बाद एक 28वां भी नक्षत्र है, एक 28वां नक्षत्र भी है, जिसको 28वां नक्षत्र के रूप में कहा जा रहा है, और वो कौन है? अभिजीत है। कौन है? अभिजीत। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा कि नक्षत्र क्या होता है कि नहीं? आप लोग को नक्षत्र क्या होता है ये समझ में आया होगा। अब हम लोग समझते हैं तारामंडल को। देखिए, अब तारामंडल क्या है? तो आपको बताए थे कि सूर्य से नजदीक स्थित तारों के द्वारा, सूर्य से दूर स्थित तारों के द्वारा जो निश्चित आकृति बनाई जा रही है उसे नक्षत्र कहते हैं। जबकि सूर्य से नजदीक स्थित तारों के द्वारा, सूर्य से नजदीक स्थित तारों के द्वारा जो आकृति बनाई जाती है, जो आसमान में हमको रात में एकदम स्पष्ट दिखाई देता है, उसी को कहते हैं क्या? तारामंडल। क्या कहते हैं? तारामंडल। तो ये बात याद रखिएगा। क्या बोले भाई? सूर्य से नजदीक स्थित। और मेरे प्यारे बच्चों, नज़दीक के मतलब ऐसा नहीं कि बस हम यहाँ हैं तो यहाँ पर, ऐसा नहीं, बहुत दूर। आपको पता है कि सूरज से जो सबसे नज़दीक का तारा कौन है? अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में आप लोग जवाब दीजिए। सूर्य से नज़दीक स्थित तारों के द्वारा बनाए गए सुंदर आकृतियाँ जिसे आसमान में स्पष्ट देखा जा सकता है, ठीक है? उसे क्या कहते हैं? उसे तारामंडल कहते हैं। क्या कहते हैं? तारामंडल कहते हैं। बोलो, क्लियर समझ में आ रहा है? सूर्य से नजदीक स्थित तारों के द्वारा बनाए गए सुंदर आकृतियां। कैसी आकृतियां? सुंदर आकृतियां। ध्यान रखिएगा, सुंदर आकृतियां जिसे आसमान से,
है कि नहीं, आसमान में स्पष्ट देखा जा सकता है, उसे क्या कहते हैं, उसे ही कहते हैं तारामंडल। और मेरे प्यारे बच्चों आपको बता दूं कि तारामंडल की कुल संख्या, तारामंडल की कुल संख्या, ये पूछा हुआ सवाल है कि तारामंडल की कुल संख्या कितना है, कुल संख्या कितना है। तो तारामंडल की कुल संख्या कितना है, 88। ये इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन है कि नहीं, के द्वारा ये क्या है भाई, के अनुसार है, ये अनुसार, ठीक है, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन के अनुसार कहा गया है कि टोटल तारामंडल की संख्या कितना है, 88 है। और ध्यान रखिएगा सबसे आसानी से पहचाना जाने वाला तारामंडल, तारामंडल कौन है, बता सकते हैं? सबसे आसानी से पहचाना जाने वाला तारामंडल जो है वो कौन है, तो वो है, बताइए वो कौन है, तो वो है आपका क्या, सप्तऋषि। क्या भाई, सप्तऋषि, सप्तऋषि तारामंडल, ध्यान रखिएगा, सप्तऋषि तारामंडल है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों, सप्तऋषि तारामंडल। सप्तऋषि तारामंडल जो है वो 7 ऋषियों, कितना बाबू, 7 ऋषियों के नाम से बना है। इसमें क्या, कितने तारे होते हैं, 7 तारे होते हैं। और इससे एक सवाल आता है, और वो सवाल ये है कि बताइए सप्तऋषि जो है, जो सप्तऋषि तारामंडल है वो किस तारा समूहों का भाग है, तो वो बिग बियर का है। क्या है, बिग बियर, याद रखिएगा, बिग बियर का हिस्सा है ये, भाग है ये, बिग बियर का ये क्या है, भाग है। कौन, सप्तऋषि, कौन, सप्तऋषि। अब सप्तऋषि जो है उसको आपको देखना है कि भैया सप्तऋषि जो है वो कैसा होता है, सर जरा दिखा दीजिए। तो इसमें कितने तारे होते हैं, 7 होते हैं। कितने तारे होते हैं, 7। देखिए एक तारा ये है, एक तारा ये है, एक तारा ये है, और एक तारा ये है, क्लियर, एक तारा ये है, और फिर ये तारा है, ये तारा है, वो तारा है, देखिए, ठीक है नहीं, तो एक तारा और हो जाएगा ना, हो ये। तो इस तरह से जो आपको दिखाई दे रहा है यही तारामंडल कौन सा तारामंडल है, सप्तऋषि तारामंडल है, क्लियर। इसको ऐसे मिलाएंगे तो आपको कैसा दिखाई देगा, इस प्रकार से दिखाई देगा। कैसा, तो सबसे पहले तो आप लोगों को ये उल्टा प्रश्नवाचक चिन्ह है, देखिए इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि नहीं, इस प्रकार से दिखाई दे रहा है, प्रश्नवाचक चिन्ह जैसा है कि नहीं, प्रश्नवाचक चिन्ह जैसा। और दूसरा ये उड़ता हुआ पतंग जैसा, उड़ता हुआ पतंग जैसा, ठीक है, ये दिखाई दे रहा है। मेरे प्यारे बच्चों एक बात और ध्यान रखना कि ये जो है वो फागुन चैत महीना में, फागुन चैत महीना से सावन और भादो, सावन भादो है न, महीना से सावन भादो महीना तक, ठीक है, एकदम आसमान में गर्मी के दिनों में, कहने का मतलब है फागुन चैत महीना से सावन भादो महीना तक इसको उत्तरी गोलार्ध से, उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध से नहीं, उत्तरी गोलार्ध से इसको स्पष्ट आसमान में देखा जा सकता है। किसको, तो ये सप्तऋषि तारामंडल को। ये कौन सा तारामंडल है, सप्तऋषि तारामंडल, सप्तऋषि तारामंडल। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि सप्तऋषि तारामंडल क्या है। सप्तऋषि में कितने तारे हैं, 7 तारे हैं। इसको फागुन चैत महीना से सावन भादो महीना तक देखा जाता है। तो आइए अब अंत में एक चीज जान लेते हैं कि ध्रुव तारा क्या है। देखिए ध्रुव तारा क्या है, तो ध्रुव तारा जो है वो होता क्या है कि एक स्टार है जो पृथ्वी के, ये पृथ्वी के नॉर्थ ध्रुव है और ये क्या है, साउथ ध्रुव। तो वह स्टार जो सदैव पृथ्वी के, ये कौन सा है भाई, पृथ्वी, तो पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव के ऊपर उगता है, ठीक है, पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव के ऊपर चमकता है, उसी को कहते हैं ध्रुव तारा। और ये आसमान में एक जगह पर क्या होता है, स्थित होता है, एक जगह पर क्या होता है, स्थित होता है। ये वहां से ना घसकता है, ना आगे होता है, ना पीछे होता है, क्लियर। तो हम कह सकते हैं वह तारा जो पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव
पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव के ऊपर चमकता है, उसे ही क्या कहते हैं? उसे ही ध्रुव तारा कहते हैं, ध्रुव तारा कहते हैं। और मेरे प्यारे बच्चों, ध्रुव तारा अगर उत्तर दिशा में हमेशा चमकेगा ध्रुव तारा, तो आप ही दिमाग लगाइए कि कहीं से लोग देखेगा और ध्रुव तारा को अगर पहचान गया तो कौन सा डायरेक्शन पता चलेगा? उत्तर डायरेक्शन, कि उत्तर दिशा में वो क्या है? चमकता है। उत्तर दिशा में वो क्या हो है? चमकता है। तो अगर उत्तर दिशा में चमकता है तो इसका मतलब है कि ध्रुव तारा से, सबसे पहले तो ये जान लो कि ध्रुव तारा आसमान में एक जगह पर स्थिर रहता है। क्लियर? एक जगह पर क्या रहता है? स्थिर रहता है। और ध्रुव तारा के सहायता से, ध्रुव तारा के द्वारा उत्तर दिशा, कौन सा दिशा? उत्तर दिशा का निर्धारण किया जाता है। अब भैया उत्तर दिशा का निर्धारण क्यों? सिंपल सा बात है सर, सिंपल सा बात यह है कि जब उत्तरी ध्रुव पर उग ही रहा है, उत्तरी ध्रुव के सामने है, अब कोई आदमी भुला गया और अब उसको चला आसमान, अब उसको दिशा पता नहीं है, अब समुद्र में है, अब वहां पर कोई भी आसपास कोई जगह नहीं है, कोई सापेक्षिक चीजें नहीं है जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। अब वहां पर क्या करिएगा? तो वहां पर एक ही उपाय है आपको कि ध्रुव तारा पहचानिए। कौन तारा? ध्रुव तारा। रात के समय है, ध्रुव तारा पहचानिए। अब ध्रुव तारा कैसे पहचानेगा भाई? ध्रुव तारा पहचानेगा कैसे? लेकिन ये कंफर्म है कि ध्रुव तारा पहचान गए तो वो ध्रुव तारा हमेशा उत्तर दिशा में, और आप बताइए अगर उत्तर दिशा में अगर हमको पता चल गया तो हम सीधा कहेंगे कि हमारा राइट पूरब में होगा, और हमारा लेफ्ट पश्चिम में हो जाएगा। ठीक है, तो बड़ा सिंपल डायरेक्शन पता चल जाएगा। लेकिन सवाल है कि वो ध्रुव तारा का पता कैसे करेंगे? तो यहां पर भी एक बात याद रखिएगा कि ध्रुव तारा का निर्धारण सप्तऋषि तारामंडल से हो जाता है, सप्तऋषि तारामंडल से हो जाता है। ठीक है, ध्रुव तारा का निर्धारण जो है वो किस तारामंडल की सहायता से कर सकते हैं? तो ध्रुव तारा सप्तऋषि तारामंडल से। अब कहेंगे सप्तऋषि तारामंडल से कैसे हो जाएगा सर? सप्तऋषि कैसे हो जाएगा? तो देखो भैया, ये जो दोनों स्टार है ना, ये दोनों स्टार के सामने एकदम देखिएगा तो एक वो स्टार जो है एकदम खतरनाक तरीका से चमकते रहता है। बस समझे, खतरनाक तरीका से चमकते रहता है। कौन जो? तो ये दोनों स्टार के मिलाने वाली रेखा के सामने। बात समझे, ये दोनों स्टार के मिलाने वाली रेखा के सामने, ठीक है, एक स्टार चमकते रहता है, उसको ही कहते हैं ध्रुव तारा। क्या कहते हैं? ध्रुव तारा। और ध्रुव तारा, अब बताइए यहां से हमको ध्रुव तारा पता चल गया तो इन्हें से राइट पूरब, इन्हें से लेफ्ट पश्चिम। क्लियर हो जाएगा? तो किसके सहायता से? ध्रुव तारा के सप्तऋषि तारामंडल की सहायता से हम लोग क्या कर सकते हैं? ध्रुव तारा का निर्धारण कर सकते हैं। ये बात आपको समझ में आया कि नहीं आया? और अगला जो बात है वो बात क्या है भाई? तो वो बात ये है, अगला बात जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो बात ये है कि ध्रुव तारा, कौन सा तारा? ध्रुव तारा किसका भाग है? तो बिग बियर का। किसका? बिग बियर तारा समूह का ही हिस्सा है। जैसे सप्तऋषि तारामंडल जो है वो भी बिग बियर तारा समूह का हिस्सा था, और ध्रुव तारा भी है जो बिग बियर तारा समूह का ही हिस्सा है। तो आई होप आपको ध्रुव तारा भी समझ में आया होगा, और हमें लगता है कि इस वीडियो में बताया गया प्रत्येक बात आप लोग को समझ में आया होगा। आप लोग को वीडियो कैसा लगता है ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा मेरे प्यारे दोस्त, क्योंकि आप जब बताते हो तो हमें एक मोटिवेशन मिलता है और लगता है कि हम और इम्प्रूव करें, और हमारे जो स्टूडेंट हैं, हमारे जो दोस्त लोग हैं, हमारे जो बच्चे हैं, उनको समझ में आ रहा है तो उनको और खतरनाक तरीका से समझाया जाए।